नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये हमारी क्लास 9th एसएसटी की दूसरी सीरीज रहेगी। इससे पहले एक और सीरीज लेकर के आई थी जो आपके साथ शेयर की गई थी, वो थी हमारी MIQ सीरीज। यानी उसमें हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें इंक्लूड थे 1 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी एक कंप्लीट पैकेज था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको उन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, और वहां जाने के बाद किसी भी एक रैंडम वीडियो को आप सेलेक्ट करोगे, कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि वो सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वहां पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आपको फीडबैक मिलेंगे कि कितने क्वेश्चंस उनके एग्जाम में आए और उनका स्कोर क्या रहा था। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है और 2 दिनों में करना है तो आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा। उसमें आप क्लास 9th एसएसटी को विद इन 2 डेज में कवर कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। ओके, और उसके बाद 95 प्लस गारंटीड आप स्कोर कर सकते हो। तो वो सीरीज आपके लिए इस MCQ सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले आपको वो सीरीज देखनी है, उसके बाद आप इन MCQs को भी कवर कर सकते हो। अब तक हम MCQ सीरीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के चैप्टर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। पालमपुर गांव की कहानी। जो पालमपुर गांव है वो एक काल्पनिक गांव है, यानी कि वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है, लेकिन जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया, जैसा कुछ बताया गया इस गांव के बारे में, तो ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी यूपी या पूर्वी हरियाणा का कोई गांव हो सकता है। इस चैप्टर में हमें समझाया गया कि आर्थिक क्रियाएं कैसे होती है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि वो सभी काम धंधे जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, तो कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, यानी किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन करना है तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा भूमि, जल, खनिज, पेड़ पौधे, वायु। इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। उसके बाद आता है श्रम। श्रम मतलब जो लोग काम करेंगे, तो वो भी जरूरी है। तीसरा आ जाता है पूंजी। पूंजी स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है। स्थायी पूंजी वो होती है जिसको एक बार हमने खरीदा, उसके बाद उसको हम कई वर्षों तक प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे भूमि हो गई, दुकान हो गई, शोरूम हो गया, मशीनें हो गई, ट्रैक्टर हो गया, वो क्या स्थायी पूंजी है। और अस्थायी पूंजी कौन सी होती है, जिसको हम केवल एक बार प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे किसी ने जूस की रेडी लगा रखी है, तो गन्ने से वो जूस निकाल रहा है, तो गन्ना क्या है, वो उसकी अस्थायी पूंजी, क्योंकि हर बार नया गन्ना लेके आना पड़ेगा। ऐसी जो मनी है, पैसा है, वो भी अस्थायी पूंजी है। खेत में जो हम बीज डालते हैं, खाद स्प्रे डालते हैं, वो अस्थायी पूंजी है। ओके, तो ये तीसरा कारक है। चौथा कारक है मानव संसाधन। मानव संसाधन जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो पहले चैप्टर में पहले 3 कारकों का वर्णन किया गया, यानी पालमपुर गांव कैसा है ये बताया गया, एक अच्छा खासा विकसित गांव है। उसके बाद बात की गई कि वहाँ के किसान, ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के, वो खेतीबाड़ी करते हैं। 75% लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए वो 2 तरीके अपनाते हैं। एक तो वो वैज्ञानिक आधुनिक कृषि करते हैं, और दूसरा वो बहुविध फसल प्रणाली को अपनाते हैं, यानी एक वर्ष में वो एक से ज़्यादा फसलें लेते हैं। इसके लिए सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, जो कि उस गाँव में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद हम श्रम की बात करेंगे कि श्रमिक कहाँ से आते हैं। उस गाँव में 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन परिवार हैं, तो गांव से ही श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। श्रमिक ज़्यादा है और उनकी मांग कम है, इसलिए मजदूरी उस गांव में कम रहती है। उसके बाद बात करेंगे कि जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको ऋण कहाँ से मिलता है। तो आमतौर पे या तो वो बड़े किसान के ऊपर निर्भर करते हैं, या फिर आसपास के जो व्यापारी आड़ती है उनके ऊपर वो ऋण के लिए निर्भर करते हैं। और अंत में बात करेंगे जो गैर कृषि कार्य, जैसे वहाँ पे डेयरी कार्य भी है, दुकानदार भी बैठे हैं, कुछ 4 लघु इकाइयाँ भी है। तो ये सब कुछ, यानी कि आसान सा एक चैप्टर है। एक किसी भी एक गांव की कहानी हम मान करके चल सकते हैं, जिसे हम समझेंगे कि उत्पादन कार्य कैसे किया जाता है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्विज की, आज की इस MCQ सीरीज की। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, इससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्या है, ऑप्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आंसर्स को आपको खुद गैस करना है मेरे आंसर बताने से पहले, और उसके बाद स्कोर आप शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था, यानी कि मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है ये बताना। आर्थिक क्रिया समझ रहे हो ना, जिससे हमें आय प्राप्त होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला डेयरी, दूसरा कृषि, तीसरा लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, और चौथा दिया गया परिवहन। तो ये चारों काम धंधे पालमपुर गांव में किए जाते हैं। हमें बताना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कृषि है वो मुख्य क्रियाकलाप है, क्योंकि 75% जो लोग हैं पालमपुर गांव के, वो खेतीबाड़ी करते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, ये हमें बताना है।
कितने लोग थे जो खेती बाड़ी करते हैं? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया 50% 50%, 60% 60%, थर्ड ऑप्शन है 70% 70% और चौथा ऑप्शन है 75% 75%। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। 75% जो लोग हैं पालमपुर गांव में वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, हमें बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया 450 450, 350 350, 250 250, 150 150। ओके, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, 450 परिवार रहते हैं पालमपुर गांव में। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला 450 परिवार रहते हैं, दूसरा 200 परिवार हैं उच्च जाति के, तीसरा 150 परिवार है, चौथा 80 परिवार है। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। 80 जो फैमिलीज है, परिवार है, वो उच्च जाति के धनी है, उनके पास गांव की अधिकांश जमीनें भी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, पांचवा प्रश्न है, पालमपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध थे, ये हमें बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, पहला है आपका बैलगाड़ी, दूसरा भैंसा बग्गी, तीसरा ट्रक और चौथा दिए गए उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बैलगाड़ी है, भैंसा बग्गी है, ट्रक है, ये तीनों ही प्रकार के परिवहन साधन हैं वो पालमपुर गांव में उपलब्ध हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न दिया गया, पालमपुर गांव में इनमें से किसके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे, यानी कि किसके घर कच्चे हैं, ये हमें बताना है। पहला है उच्च जाति के जो भूस्वामी हैं, धनी लोग हैं, उनके घर। दूसरा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, उनके घर। तीसरा जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, उनके घर। और चौथा हमारा ऑप्शन दिया गया अनुसूचित जाति यानी कि दलित परिवारों के घर। तो इसमें करेक्ट आंसर डी रहेगा। जो अनुसूचित जाति यानी दलित परिवारों के घर है वो घास फूस और मिट्टी के बने, उनके घर कच्चे हैं क्योंकि वो भूमिहीन है, उनके पास कृषि योग्य जमीन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी है, कितने हाई स्कूल है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए, पहला जो है 1, दूसरा है 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया 3 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 भी नहीं। करेक्ट आंसर ए रहेगा। वहां पर केवल 1 हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल केवल 1 है। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था, ये हमें बताना है। तो पहला है प्राथमिक विद्यालय, ये था। दूसरा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी था। तीसरा रेलवे स्टेशन, ये नहीं था। निजी औषधालय, ये भी था। तो करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, यानी कि पालमपुर गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया, 9वें प्रश्न में पूछा गया, पालमपुर गांव की कहानी में क्रीम कौन था, क्रीम की भी बात की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए अगेन। पहला एक भूमिहीन श्रमिक था ये, दूसरा एक बड़ा किसान था, तीसरा एक कंप्यूटर शिक्षक था और चौथा वो डॉक्टर थे। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, वो एक कंप्यूटर शिक्षक होते हैं, अपना निजी काम धंधा चलाते हैं। उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10वां प्रश्न है, उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है पालमपुर गांव में, यानी लघु इकाइयां भी है, कुछ लोग उस काम धंधे में भी लगे हुए, यानी कि छोटे छोटे उद्योग कह सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 10। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, वहां पर 4 उत्पादन की लघु इकाइयां लगी हुई है। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 11वां हमारा प्रश्न दिया गया, इनमें से उत्पादन का संगठन कारक में कौन नहीं आता है, यानी कि उत्पादन के 4 कारकों की हमने बात की इस चैप्टर में, तो 4 में से कौन सा इसमें से ऐसा है जो उन चारों में शामिल है। पहला भूमि है, ये पूंजी भी आता है, श्रम भी आता है, डेयरी नहीं आता, ये उत्पादन का कारक नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन दिया गया, 12वां प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी नहीं है, कौन सा है जो स्थायी पूंजी में नहीं आएगा। पहला है बीज, दूसरा ऑप्शन है मशीन, तीसरा जनरेटर और चौथा औजार। तो स्थायी पूंजी कौन सी होती है, वो पूंजी यानी कि वो वस्तुएं जिनको एक बार खरीद लिया और कई वर्षों तक हम प्रयोग में ला सकते हैं। मशीन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, जनरेटर को भी साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, औजार के साथ ऐसे ही कर सकते हैं, बीज के साथ नहीं कर सकते। तो आपका ए करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि बीज है वो अस्थायी पूंजी है, स्थायी पूंजी नहीं है। उसके बाद 13th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी है, ये हमें बताना है। स्थायी पूंजी कौन सा है, तो पहला दिया गया बीज, ये अस्थायी पूंजी है। नगद रुपए हैं, ये भी अस्थायी पूंजी है। कंप्यूटर है, ये स्थायी पूंजी है। उर्वरक और खाद, ये अस्थायी पूंजी है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, कंप्यूटर, यानी कि इसको हम एक बार खरीद लें तो कई वर्षों तक प्रयोग में ला सकते हैं, तो ये हमारा स्थायी पूंजी में आएगा। ठीक, बाकी सभी आपके अस्थायी पूंजी आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, 14वां हमारा प्रश्न है, 14th क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन अस्थायी या कार्यशील पूंजी है, कौन सा
अस्थायी या फिर कार्यशील पूंजी, ये हमें बताना है। अस्थायी को आप कार्यशील भी बोल सकते हो। तो नगद रुपया पहला ऑप्शन है, दूसरा जनरेटर, तीसरा है हमारा टरबाइन, चौथा थ्रेसर। तो ये तीनों है हमारे स्थायी पूंजी। नगद रुपया ये अस्थायी पूंजी है क्योंकि एक बार दिया उसके बाद तो गया रुपया, उसके बाद नया आएगा ना, उसको ये नहीं कि एक ही रुपये से काम चलता रहेगा। तो ये जो है हमारा कार्यशील या फिर अस्थायी पूंजी में आएगा नगद रुपया। उसके बाद 15th हमें क्वेश्चन दिया गया, 15वां हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा अस्थायी या कार्यशील पूंजी नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक, अस्थायी या फिर कार्यशील पूंजी नहीं, ये हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया कच्चा माल, दूसरा कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी है, तीसरा है ट्रैक्टर और चौथा है कीटनाशक। तो इसमें बताना अस्थायी पूंजी नहीं है। तो इसमें कच्चा माल है वो अस्थायी पूंजी है, जो कुम्हार द्वारा लाई जा रही मिट्टी है वो भी अस्थायी पूंजी है क्योंकि घड़े बन गए उसके बाद दोबारा जरूरत पड़ेगी। ऐसे कीटनाशक एक बार यूज कर लिया अगली बार दोबारा लेके आना पड़ेगा। ट्रैक्टर है वो स्थायी पूंजी है, ठीक, वो अस्थायी पूंजी नहीं है। तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रैक्टर। उसके बाद 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 16वां हमारा प्रश्न है, पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है, यानी कि भूमि बढ़ नहीं पाई है, इसके कारण क्या है। पहला है 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची है कि जिसको वो कृषि योग्य जमीन में बदल पाए, यानी कि फिक्स हो गई जमीन और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। दूसरा है खेती करने वालों की संख्या कम हो गई इसलिए जमीन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ओके, तीसरा दिया गया कि परिवहन के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई इसलिए खेती की जमीन नहीं बढ़ पाई है। चौथा, पशुपालन के क्षेत्र में वृद्धि हुई इसलिए भी वहां पे जमीन नहीं बढ़ पाई है। ये तीनों कारण नहीं है, पहला ही कारण आपका सही रहेगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा। 1960 के बाद कोई भी बंजर भूमि नहीं बची है जिसके कारण कि उस बंजर भूमि को वो कृषि योग्य जमीन में बदल पाते, यानी कृषि योग्य जमीन 1960 के बाद बढ़ नहीं पाई है, उतनी है उस गांव में। उसके बाद 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 17th हमारा क्वेश्चन है, बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। दूसरा, एक वर्ष में एक फसल उगाना। तीसरा, 6 माह में एक फसल उगाना। और डी ऑप्शन दिया गया 6 माह में 3 फसल उगाना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा कि एक वर्ष में अगर हम एक से अधिक फसल उगाते हैं तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है, वहां पर एक वर्ष में 2 और कुछ किसान 3 फसलें भी लेते हैं। ओके, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए जो कि पालमपुर गांव में उपलब्ध है। उसके बाद 18वां हमारा प्रश्न रहेगा। 18th हमारा प्रश्न है, आधुनिक कृषि विधि क्या है, ये हमें बताना है। तो पहला इसमें विकल्प ऑप्शन दिया गया कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। दूसरा, HYV, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना। तीसरा, 6 माह में 3 फसल उगाना। और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा कि HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के अच्छे बीज उपयोग में लेके आना, उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करना और इनकी सहायता से अधिक पैदावार लेना, इसको बोलते हैं आधुनिक कृषि विधि। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 19वां हमारा प्रश्न दिया गया, 19th हमारा क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या उपाय किया गया, ये हमें बताना है। पहला, चकबंदी व्यवस्था अपनाई गई है। दूसरा, बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा, जोतों का सीमांकन किया गया। चकबंदी में क्या होता है कि गांव में जो बिखरे हुए खेत थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एक किसान के चारों साइड में खेत थे उनको एक जगह दे दिया गया, तो वो चकबंदी कहलाती है। ठीक, बहुविध फसल प्रणाली होता है एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें लेना। और तीसरा, जोतों का सीमांकन कर दिया गया, यानी कि खेत है वो फिक्स कर दिए गए। ओके, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, वहां पर बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया, यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती है। 2 फसलें तो हर किसान लेता है, कुछ किसान है वो 3 फसलें भी ले पा रहे हैं और ऐसा संभव हो पाया है सिंचाई के कारण। उसके बाद 20th हमारा प्रश्न रहेगा। 20वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है, यानी कि मजदूर कहाँ से आते हैं, श्रमिक कहाँ से आते हैं। पहला, बड़े किसानों हैं वो श्रमिकों की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा, मझिले और बड़े किसान हैं वो श्रमिकों की कमी को पूरा करते हैं। तीसरा, छोटे किसान और भूमिहीन जो लोग हैं वो एज ए श्रमिक काम करते हैं। चौथा, दूर स्थानों से श्रमिकों को बुलाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, छोटे किसान जिनके पास जमीनें कम हैं और दूसरे जो भूमिहीन लोग हैं वो श्रमिकों का कार्य करते हैं, यानी कि वो श्रम की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद 21वां हमारा प्रश्न रहेगा। 21वां प्रश्न है, सविता को ऋण किन से मिला था, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है, डाला से उसने ऋण लिया था। ठीक, डाला कौन है, ये खुद भूमिहीन कृषक है, भूमिहीन है, कृषक है, भूमिहीन श्रमिक है ये। तेजपाल सिंह जो कि बड़ा किसान है, किशोर से या फिर मिश्री लाल से। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, तेजपाल सिंह जो कि एक बड़ा किसान है उनसे ऋण मिलता है सविता को, हालांकि ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद 22वां हमारा प्रश्न रहेगा। 22वां प्रश्न है,
सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला था? ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला है 50% की दर से, दूसरा 40% की दर से, तीसरा 24% की दर से, और चौथा है 15% की दर से। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा 24%। जो इंटरेस्ट रेट था, ब्याज की दर थी, उस पर उसको ब्याज मिल पाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, 23वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में डाला इनमें से कौन है? ये हमें बताना है। तो पहला है कि डाला एक बड़ा किसान है, दूसरा एक मझोला किसान है, तीसरा एक डॉक्टर है, चौथा एक भूमिहीन श्रमिक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डाला एक भूमिहीन श्रमिक है जिसके पास जमीन नहीं है और वो दूसरे के खेतों पर एज ए श्रमिक काम करता है। उसके बाद 24वां हमारा प्रश्न दिया गया, 24वां प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। पालमपुर गांव में इनमें से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल नहीं था? ठीक, इसमें परिवहन है, वो भी है, डेयरी भी की जाती है, फिल्म की शूटिंग वहां पर नहीं होती है, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग ये भी है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि फिल्म की शूटिंग है वो वहां पर गैर कृषि कार्यों में शामिल नहीं है, यानी ये काम धंधा वहां पर किया ही नहीं जाता। उसके बाद 25वां हमारा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 25वां प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भूमि नापने की मानक इकाई क्या है? यानी कि भूमि कैसे मापी जाती है, उसकी मानक इकाई क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मीटर में मापी जाती है, दूसरा बीघे में मापी जाती है, तीसरा गज में मापी जाती है, और चौथा हेक्टेयर में। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, हेक्टेयर में मापी जाती है। तो हेक्टेयर क्या आता है? 2.5 एकड़ से बनता है। ओके, 2.5 एकड़ जो जमीन होती है उससे बनता है हमारा 1 हेक्टेयर। ठीक, तो हेक्टेयर है वो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें जमीन को मापा जाता है। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ एकड़ में मापा जाता है, यूपी में बीघा में मापा जाता है, राजस्थान में बीघा में मापा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हेक्टेयर ही मानी जाती है। उसके बाद 26वां हमारा प्रश्न रहेगा, 26वां जो क्वेश्चन दिया गया, हरित क्रांति के दौरान किसकी खेती पर जोर दिया गया था? तो हरित क्रांति क्या थी? 1966-67 में, 1966-67 में कुछ फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, खाद का प्रयोग किया गया, मशीनों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर किया गया, इन सब कारणों से तो उसको नाम दिया गया था हरित क्रांति। तो अब हमें बताना है कि हरित क्रांति के दौरान किसकी खेती पर जोर ज्यादा था? तो पहला ऑप्शन दिया गया गेहूं और चावल, दूसरा गेहूं एवं चना के ऊपर, तीसरा गेहूं तथा मक्का के ऊपर, चौथा है कोई भी नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, गेहूं और चावल की कृषि है उसके ऊपर जोर दिया गया था, और गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था, लगभग 3 से 5 गुना बढ़ोतरी होती है इनके उत्पादन में। बाकी फसलों पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद 27वां हमारा प्रश्न है क्या, 27th, पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला शाहपुर, दूसरा गोविंदपुर, तीसरा दुर्गापुर, और चौथा रायगंज। रायगंज तो पास का एक बड़ा गांव था, शाहपुर पास का एक बड़ा कस्बा था। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि शाहपुर है वो पालमपुर के निकट का एक बड़ा कस्बा है। कस्बा क्या होता है? जो गांव से बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है, और वहां लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, उसको बोलते हैं हम कस्बा। उसके बाद 28वां हमारा प्रश्न रहेगा। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? कौन सी है जो गैर कृषि क्रिया नहीं है? जैसे दुकानदारी है, गैर कृषि क्रिया है, फसल उगाने ये तो कृषि क्रिया हो गई, परिवहन ये गैर कृषि क्रिया है, डेयरी ये गैर कृषि क्रिया है। तो इसमें आपका बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा, इनकी फसलें उगाना है वो गैर कृषि क्रिया में नहीं आता है। ठीक, यानी कि कृषि के अलावा नहीं आता, ये तो कृषि हो गई खुद ही। उसके बाद 29वां हमारा प्रश्न रहेगा। 29वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, पहला विकल्प है पालमपुर गांव में कोई भी हाई स्कूल नहीं है, ये तो सही नहीं है। दूसरा, गांव में एक प्राथमिक स्कूल है, ये भी सही नहीं है। पालमपुर गांव में हाई स्कूल है लेकिन प्राथमिक स्कूल नहीं है, ये भी सही नहीं है। चौथा विकल्प दिया गया, डी ऑप्शन है, पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक स्कूल है, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 30वां हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। 30वां जो हमारा प्रश्न है, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? ये हमें बताना है। पहला, वो गेहूं और चावल को उगाते हैं, दूसरा वो ज्वार और बाजरा को उगाते हैं, तीसरा वो मक्के को उगाते हैं, चौथा वो गेहूं और चना को उगाते हैं। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में वो ज्वार और बाजरा की फसलें लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न दिया गया कि पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती है? कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे खरीफ की फसलें उगाई जाती है, दूसरा यहाँ पे रबी की फसलें उगाई जाती है, तीसरा खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलें उगाई जाती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलें उगाई जाती है। खरीफ होता है जो गर्मियों का मौसम होता है, ठीक, और रबी होता है जो शीत ऋतु होती है,
वो वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 32वां प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 32वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं, यानी कि गैर कृषि कार्य को करते हैं। पहला ऑप्शन है 25% 25%, 50% 50%, 100% 100%, 75% 75%। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा जो 25% जो लोग हैं वहां पर वो गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और बाकी 75% क्या करते हैं, वो करते हैं खेती बाड़ी कृषि कार्य। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 33वां हमारा प्रश्न है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया था, ये हमें बताना। आधुनिक तरीके जिसके कारण हरित क्रांति की शुरुआत होती है। पहला ऑप्शन दिया गया पंजाब और बिहार में किया गया था, दूसरा पंजाब और हरियाणा में किया गया था, तीसरा आसाम में किया गया था, और चौथा ये प्रयोग किया गया था पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, पंजाब और हरियाणा में कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ये आज भी ये जो कृषि में ये दोनों राज्य है वो उन्नत अवस्था में सबसे आगे है। उसके बाद 34वां हमारा प्रश्न रहेगा 34वां हमारा प्रश्न है, खरीफ ऋतु जो फसल की एक अवधि है वो कब से कब तक होती है। पहला ये मई जून से अक्टूबर नवंबर तक होती है, ओके। दूसरा ये नवंबर से अप्रैल तक होती है, तीसरा ये अप्रैल से जुलाई तक होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है खरीफ ऋतु, तो इसकी फसलों की बुआई मई जून में होती है और कटाई अक्टूबर और नवंबर में जाकर के होती है। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद 35वां हमारा प्रश्न दिया गया, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं, इनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इनको चतुर्थ क्रियाएं कहते हैं, दूसरा इनको तृतीय क्रियाएं कहते हैं, तीसरा इनको द्वितीय क्रियाएं कहते हैं, और चौथा इनको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, इनको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि वो सभी क्रियाएं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हुए किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो उनको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है कृषि। ठीक, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन, ये सारी क्रियाएं क्या है, ये प्राथमिक क्रिया है। उसके बाद 36वां हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए इसको देखते हैं। 36वां हमारा प्रश्न है HYV, इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, दूसरा निम्न उत्पादन करने वाले बीज, तीसरा है अधिक उत्पादन को करने वाले खेत, और चौथा निम्न उत्पादन करने वाले खेत। तो इसमें सही विकल्प आपका ए रहेगा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। हाई यील्डिंग वैरायटीज इनको बोलते हैं, उच्च उत्पादन करने वाले बीज हैं। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 37वां है हमारा 37वां प्रश्न जो दिया गया, गेहूं, चना और जौ आदि किस प्रकार की फसलें, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला है रबी की है, दूसरा खरीफ की है, तीसरा रबी और खरीफ दोनों की है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए रबी में 2 अक्षर होते हैं। ठीक, तो इसकी भी जो 2 मुख्य फसलें होती है रबी ऋतु की, उसमें 2 अक्षर होते हैं। मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं होगी, गेहूं में 2 अक्षर है, तो ये रबी की है। ऐसे ही चना है, वो इसी की है, 2 अक्षर है, रबी की है, आसानी से याद रख सकते हो। तो ये रबी की फसलें हैं। दूसरा रबी है वो शीत ऋतु का मौसम होता है, और गेहूं है वो तो सर्दियों में ही होती है, चना जो ये भी सर्दियों में ही होते हैं। उसके बाद 38वां हमारा प्रश्न है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी कि श्वेत क्रांति वो किससे संबंधित थी। तो पहला है फलों के खेती में विकास को श्वेत क्रांति कहा गया था, दुग्ध उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी उसको श्वेत क्रांति का नाम दिया गया, तीसरा मछली उत्पादन में वृद्धि, और चौथा फूलों की खेती में जो वृद्धि हुई थी। जिसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, जो दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई थी उसको नाम दिया गया था श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, उसके बाद 39वां हमारा प्रश्न दिया गया 39वां प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में होती है, ये हमें बताना है। पहला ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा वर्षा ऋतु में, तीसरा शीत ऋतु में, और चौथा बसंत ऋतु में। तो ये सही करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 40वां हमारा प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का लास्ट आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा। 40वां हमारा प्रश्न है, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। ठीक, यानी कि वहाँ किसान है जो भी उत्पादन करने वाले वो मिल करके चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं सहकारी संस्था। तो ये कहाँ की है मदर डेयरी, पहला ये गुजरात की है, दूसरा पंजाब की है, तीसरा हरियाणा की है, चौथा दिल्ली की है। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि ये दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का एपिसोड और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। इससे पहले भी हम बाकी जो चैप्टर है आपके हिस्ट्री के हैं, जियो के, उन चैप्टर्स के भी MCQ क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं शुरुआत में जिस MIQ सीरीज़ की बात कर रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की बात कर रहा था, तो उसमें हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है। एक बार देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको।
कोई भी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, बहुत ईजी लगेगी। जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने क्लासरूम जो क्लास के ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।